वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। शब्द संपदा, उपघटक 3.7.1, शब्द भेद संज्ञा। उपघटक 3.7.1, शब्द भेद, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद अर्थात शब्दों के प्रकार। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है, उस कार्य के आधार पर उसका अलग अलग नाम दिया गया है और इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। शब्द का काम करना मतलब, हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है, हर शब्द का एक प्रभाव होता है। तो इसका मतलब वो शब्द का काम है ना। तो जो शब्द का काम निर्धारित किया गया है, अलग अलग उस शब्द को काम दिए गए हैं, यही शब्द भेद कहलाता है।
शब्द भेद के दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें विकार आ जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, वो विकार आना, वो विकारी शब्द। और अविकारी ऐसे शब्द जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदलते रहते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की। अब हम यदि बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे? लड़कियां, या लड़कियों ने ऐसा काम किया, लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां गाना गा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो ये मूल शब्द क्या था? लड़की, और स्थिति के अनुसार इसमें हमने बदलाव कर दिया, लड़कियां या लड़कियों, इसका बहुवचन हो गया। अच्छा, अच्छा से हम क्या शब्द बनेगा? अच्छे या अच्छी। बहुत अच्छी फिल्म देखी हमने। आज हम अपने चाचा जी के यहाँ गए थे, उनके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो मूल शब्द क्या है? अच्छा, और उससे हमने अपने वाक्य के अनुसार अच्छे या अच्छी, इस तरह की हमने शब्द रचना कर ली। यानी इसके मूल शब्द में बदलाव आ गया। बदलाव किस आधार पर आया? लिंग के आधार पर। रेशमा अच्छी लड़की है, अभिषेक अच्छा लड़का है। अब अभिषेक पुल्लिंग है तो अच्छा लड़का, रेशमा स्त्रीलिंग है तो अच्छी लड़की। तो इस तरह से वो लिंग के आधार पर बदलाव आया। यहां हमने देखा कि वचन के आधार पर बदलाव आया। वैसे ही काल के आधार पर भी बदलाव हो जाते हैं, कारक के आधार पर बदलाव हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि उन शब्दों में बदलाव आते रहते हैं। और उदाहरण हम देखते हैं, अपना। अपना से क्या बनेगा? अपने, अपनी, ये इस तरह से बदलाव होते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा शब्द का भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, क्योंकि, किंतु, परंतु, कल, अथवा। अब ये सारे शब्द आप कभी भी कहीं भी इसका इस्तेमाल करो, कहीं भी प्रयोग करो, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आज, ये शब्द हम लेते हैं। आज अभिषेक फुटबॉल खेलने गया है। आज आस्था कॉलेज गई है। आज हमारे बच्चे घरों में बैठकर भजिया खा रहे हैं। तो अब हमने चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया, चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग किया, तो वहां पर आज इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। कल, अभी इस शब्द को हम ले लें, कल। कल हमारे कॉलेज में छुट्टी है। कल सुनीता ऑफिस नहीं जाएगी। कल राजेश खेलने जाएगा। कल बच्चे खेलने गए थे। कल बहुत जोर से बारिश हो रही थी। यानी कोई भी वाक्य आप ले लो, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का, लिंग देख लो, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, किसी भी काल में, लिंग में, वचन में आप बात करो, इस शब्द में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसे आप सभी शब्दों का प्रयोग करके देख सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि हम किसी भी काल में बात करें, किसी भी वचन के साथ बात करें, चाहे एक वचन में बात करें या चाहे बहुवचन में बात करें, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो पहला है संज्ञा। संज्ञा में बदलाव होता रहता है, वचन, लिंग, कारक के अनुसार। सर्वनाम,
क्रिया और विशेषण, इन शब्दों में वचन, लिंग, क्रिया, इनके आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये है विकारी शब्द। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, जैसे अव्यय, जो अव्यय होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय भी अब 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों अव्यय जो हैं वो अविकारी शब्द हैं। इनमें वचन, काल, क्रिया, कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, देश, दशा या स्थिति, नदी, ग्रह, तारे, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी देश का नाम है, कोई भाव है मन में, जैसे रुलाई, खुशी, हंसी, है ना, खुशी का भाव है, हंसने का भाव है, रुलाई रोने का भाव है। तो ऐसे हम लोग ऐसे जो भाव हैं इनके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। दशा या स्थिति, जैसे बचपन, ये एक स्थिति है ना मनुष्य के जीवन की, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, ये सब स्थितियां हैं, तो ये भी संज्ञा कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, भाव, दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यदि थोड़ा विस्तार से हम करें इसको, तो किसी ग्रह के नाम को, तारों के नाम को, किसी भी देश का नाम, कोई भी नदी, ये सब, पर्वत, पहाड़, जो भी है सब संज्ञा। तो यदि हम बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, यानी उसकी स्थिति या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। ये जगह है, स्थान है, सागर, समुद्र, भाव है ना, यहाँ चेहरे पे कौन सा दुखी है ये लड़की ना, चेहरे से लग रहा है दुखी है। ये प्राणी है, यहाँ बच्चे, यहाँ भी बच्चे हैं, यानी ये सब जो चीजें हैं ये सब किसी ना किसी जगह के, ये जगह का है नाम है। समुद्र, सागर, ये औरत या स्त्री, महिला, लड़की, या इसके चेहरे पे भाव है दुखी होने का, रोने का, रुलाई का। ये प्राणी, कौन सा प्राणी है ये? डायनासोर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों ने पहचाना। ये बच्चे खेल रहे हैं, बचपन है बच्चों का, बचपन या खुशी। तो ये सारे भाव हैं, स्थितियां हैं, स्थान है, किसी कोई व्यक्ति का नाम है, प्राणी है, तो ये सब क्या है? ये सभी चीजें हैं संज्ञा। अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें देखी। यहाँ नदी एक बह रही है, यहाँ कुछ फूल आप देख रहे हैं। एक यहाँ पर एक फूल हमें है, एक सूरजमुखी का फूल है, यहाँ पे कई सारे फूल हैं। और यहाँ पर एक प्राणी है, कौन सा प्राणी है ये? जानवर है। कौन सा जानवर है? हाथी। यहाँ पर एक महिला है, एक स्त्री है। तो अब इसको देख के आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि हम जातिवाचक संज्ञा के लिए हमने ये सारे उदाहरण दिए हैं। तो आओ देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये सबसे पहले ये तो स्पष्ट है कि ये नदी है, फूल है, जानवर है, स्त्री है, तो ये संज्ञा है, क्योंकि किसी भी वस्तु के नाम को, किसी स्थिति के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, सबको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम जातिवाचक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नदी यदि हमने कहा तो नदी से एक नदी की एक विशेष जाति ना, बहता हुआ जो पानी है वहां दूर तक बह रहा है, कहीं पे उसका उद्गम स्थल है, कहीं वो दूसरी नदी से उस नदी का संगम होता है, या नदी अंत में सागर में मिल जाती है। ये एक विशिष्ट गुणधर्म के साथ में एक ये चीज है। तो अब ये नदी में केवल एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं। संसार की सभी नदियां, उनका यही गुणधर्म है, यही उनकी क्वालिटी है। तो इस नदी शब्द से एक जाति विशेष का, यानी एक समूह विशेष का हमें बोध होता है, हमें आभास मिलता है। फूल, अभी हमने कहा फूल, हम बहुत सारे फूल हैं इसमें, लेकिन हमने फूल कहा तो हमारे मन में फूल से एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हाँ ये भाई फूल है। इसमें चाहे वो गुलाब का फूल हो, सूरजमुखी का फूल हो, चंपा का फूल हो, चमेली हो, रातरानी हो, कोई भी फूल हो, शेवंती हो, गेंदा हो, लिली हो, कमल हो, कोई भी फूल, सब फूल हैं। और उस फूल से हमें एक फूल शब्द कहा तो हमारे सामने ये सारे फूल स्पष्ट हो जाते हैं। सूरजमुखी, अब सूरजमुखी भी एक फूल है। अब हमने सूरजमुखी का फूल कहा तो चाहे वो सूरजमुखी का फूल मुंबई में हो रहा हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, कहीं भी हो, सूरजमुखी का फूल सूरजमुखी का फूल है। तो अब सूरजमुखी का फूल हमने कहा तो इससे एक जाति स्पष्ट हो जाती है कि हम सूरजमुखी के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हमने यहाँ पे कहा हाथी। अब ये हाथी शब्द से, हाथी शब्द हमने यदि कहा तो ये पूरे सभी जानवरों का द्योतक है, यानी हाथी नाम का एक जो प्राणी है, इस तरह के दुनिया भर के सभी प्राणी, सभी हाथी इसी तरह के हैं। ऐसे लंबी सूंड है, भारी भरकम शरीर है, बड़े कान है, यानी हाथी शब्द यदि हमने कहा तो इससे हाथी की एक जाति, यानी एक विशेष प्रकार का प्राणी जो है वो हाथी है वो, तो ये एक जाति का बोध हो रहा है। ये हमने कहा स्त्री या औरत या महिला, तो हमारे दिमाग में एक स्थिति आ गई कि ये सभी महिला जो वर्ग है, स्त्री वर्ग है, उसका एक प्रतिनिधित्व ये शब्द करता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब जातिवाचक के आगे ही हम जब चलते हैं तो हम व्यक्तिवाचक में पहुंचते हैं। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सूरज है, एक लड़का है, देश है हमारा भारत देश, ये यूरोप का देश जर्मनी, ये हमारी पुस्तक है, इसके ऊपर एक पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, श्री रामचरितमानस। इस पुस्तक में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है वाल्मीकि रामायण। यहाँ पर हमें एक प्राणी का बोध हो रहा है। कौन सा प्राणी है ये, आप गेस करो। यहाँ पर हम एक प्राणी देख रहे हैं, इस प्राणी को हम देख रहे हैं, तो इस प्राणी का क्या नाम है? इस प्राणी का नाम है, बताओ आप लोग गेस करो। यस, डायनासोर। ये हमें देखने पे लग रहा है कि कुत्ते का जैसा कोई प्राणी है, प्रतीक दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़की है छोटी। अब यहाँ पर हम कहें कि ये जो लड़का है इसका नाम है रमेश। यहाँ ये जो लड़की है ये है रशीदा। यहाँ पर हम इस कुत्ते का नाम हमने दे दिया टॉमी। ये डायनासोर का नाम है पिंकू। ये समुद्र है अरब सागर। तो अब यहाँ पर ये सागर जो था, सागर या समुद्र, ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सागर से दुनिया भर के किसी सागर को हम समझ सकते हैं। लेकिन जब हमने कहा अरब सागर तो हमारा जो मुंबई है यह अरब सागर के किनारे स्थित है। भारत देश के जो पश्चिमी किनारा है, समुद्री किनारा, वो अरब सागर का किनारा है। तो अरब सागर एक विशेष सागर हो गया, यानी ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये लड़का तो कोई भी, बहुत सारे लड़के हैं, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन जब मैंने कहा ये रमेश, तो रमेश एक विशेष लड़का हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश, किसी भी देश के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन हमने कहा भारत देश, तो भारत देश यानी दुनिया में एक विशेष स्थान, एक ऐसा जगह है जिसका नाम है भारत देश, तो भारत एक विशेष स्थान हुआ, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये यूरोप का, जर्मनी एक राष्ट्र है,
तो हमने जब जर्मनी कहा तो जर्मनी एक विशेष राष्ट्र का नाम हुआ, विशेष देश है ना, अलग से। दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जर्मनी एक विशेष देश, तो ये जर्मनी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह पुस्तक, किताब, ये संज्ञा है, किसी वस्तु है ना ये। लेकिन जब हमने कहा श्री रामचरितमानस, तो ये एक विशेष वस्तु है, विशेष किताब है, विशेष पुस्तक है। वाल्मीकि रामायण, ये विशेष पुस्तक है एक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह से डायनासोर जातिवाचक है, क्योंकि डायनासोर मतलब सभी तरह के डायनासोर, चाहे वो किसी भी दुनिया के हिस्से में पाए गए हों। लेकिन जब हमने कहा अरे ये पिंकू डायनासोर है, छोटा सा पिंकू डायनासोर, ये जंगल में घूम रहा था, रशीदा ने इसे जंगल में घूमते हुए देखा, तो रशीदा एक विशेष लड़की, क्योंकि सब लड़कियां बहुत सारी है, लेकिन उसमें एक लड़की जिसका नाम रशीदा, एक डायनासोर जिसका नाम पिंकू, एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी, तो ये सब एक विशेष हो गए। तो ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सभी को स्पष्ट हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महेश, शीला, हिमालय, रामायण, भारत, जर्मनी, सूर्य आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता एक भाव है, मित्र से बना मित्रता, हमारी दोस्ती है, हमारी मित्रता बहुत पक्की है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्ती, मित्रता, बुढ़ापा, लड़कपन, बनावट, अच्छाई, बुराई, हंसी, ये सब भाव हैं। मित्रता क्या है, अवस्था है। बुढ़ापा क्या है, शरीर की अवस्था है। लड़कपन ये जीवन का एक भाव है। जब युवा अवस्था होती है, किसी व्यक्ति की उम्र किशोर अवस्था में है, 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, 15 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, तो क्या कहते हैं कि इनमें लड़कपन है, बचपना है। तो ये एक भाव है। बनावट, किसी वस्तु की संरचना कैसी है, बनावट, ये उस वस्तु की अवस्था है। तो ये अच्छाई, ये एक भाव है, गुण है ना, किसी वस्तु का गुण है। बुराई, ये भी एक गुण, दोष है। हंसी, ये भाव है। तो ये जो ऐसी जो शब्द हैं जिससे हमें गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। लोहा, गेहूं, कोयला, पानी, दूध, सोना, तांबा, ये सारे पदार्थ हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी दुनिया में जितने पदार्थ हैं, हीरा, मोती, एल्यूमिनियम, टिन, स्टील, चावल, हल्दी, गेहूं, शक्कर, नमक, जो भी पदार्थ है दुनिया में, वो सब पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध होता है उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं, द्रव्य। एक शब्द होता है द्रव, द्रव मतलब तरल पदार्थ, बहता हुआ जो सामान पदार्थ बहता है, द्रव, तरल, तो वो द्रव होता है। यहाँ पर शब्द है द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है कोई भी पदार्थ। ठीक है, तो ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे आसान, मोबाइल क्या है? मोबाइल, अब आप सोचो, और ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है कि मोबाइल पदार्थवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी आपके लिए सोचने का एक काम दे दिया मैंने आपको। समूहवाचक संज्ञा, भीड़, कक्षा, सेना, गुच्छा, पुष्पगुच्छ हम लोग बोलते हैं ना, पुष्पगुच्छ, सेना। अब सेना मतलब क्या होता है, हम जब भी सेना शब्द कहेंगे तो हमारे हाथ में दिमाग में सैनिक नहीं आता, हमारे दिमाग में आता है कि मार्च पास्ट करते हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक, तो वो सेना। कक्षा, कक्षा मतलब एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे बच्चे बैठते हैं,
भीड़, यदि भीड़ शब्द हमने कहा तो भीड़ मतलब क्या, हमारे दिमाग में ऐसी स्थिति आएगी जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। झुंड, तो ऐसे ये जो सारे शब्द हैं इनसे एक समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय के नाम का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कतार, आप कतार में हैं मतलब लाइन में हैं, लाइन में है मतलब आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। अकेला व्यक्ति कोई अकेला है तो वो लाइन में होने का सवाल ही नहीं है। लाइन है मतलब 3-4 लोगों से ज्यादा ही लोग हैं वहां पे। जब ज्यादा लोग हैं तो वहां पे कतार शब्द का उपयोग होता है। श्रेणी, आपको कौन सी श्रेणी मिली है, ग्रेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से। तो ये कहाँ स्थिति आती है, जहां बहुत सारी चीजें हैं और उसमें हम एक का चयन करते हैं तो वहां श्रेणी मिलती है। तो श्रेणी मतलब जहां बहुत है तो वो श्रेणी। दल या ग्रुप, गट, ये सारे शब्द जो है एक समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इन ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद, शब्द भेद के इस प्रकार को जाना। अब हम देखेंगे शिष्यवृत्ति परीक्षा में संज्ञा और संज्ञा के भेद से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं और कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोरेखित संज्ञा का प्रकार पहचानो। साइना नेहवाल महान खिलाड़ी हैं। अब इसमें खिलाड़ी शब्द जो है वो अधोरेखित शब्द है। अधोरेखित मतलब ऐसा शब्द जिसके नीचे रेख खींची गई है। तो खिलाड़ी शब्द के नीचे एक छोटी सी रेख खींची गई है, इसलिए यह शब्द है अधोरेखित और ये संज्ञा है। हमें संज्ञा का प्रकार पहचानना है। 4 प्रकार हमारे सामने दिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपको पहचानना है कि ये खिलाड़ी शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो खिलाड़ी जो संज्ञा है इससे हमें एक प्रकार के व्यक्ति का ऐसा बोध होता है कि जो खेलता है, खेल खेलता है। तो और सभी लोगों के नाम हमारे ध्यान में आ जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो, सचिन तेंदुलकर हो, मिल्खा सिंह हो, या बहुत सारे खिलाड़ी आपके सामने आंखों के सामने आ गए। MS धोनी है, विराट कोहली है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल का है, कोई बॉक्सर है ना, कोई अभिनव बिंद्रा, यानी ऐसे विश्वनाथ आनंद। तो ऐसे चाहे वो चेस खेलने वाला हो, चाहे वो भाला फेंक वाला हो, चाहे शूटर हो, चाहे क्रिकेट वाला हो, चाहे फुटबॉल वाला हो, कोई भी खेल खेलने वाला व्यक्ति खिलाड़ी। तो ये खिलाड़ी मतलब एक ऐसा समूह को इंगित करता है जो खेल खेलता है। तो खिलाड़ी कौन सा शब्द हुआ, संज्ञा का कौन सा प्रकार हुआ, जातिवाचक संज्ञा, यानी पर्याय क्रमांक 1। तो हम पर्याय क्रमांक 1 है, इसको हम सर्कल को इस नीले रंग से भर देंगे। देखें, यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपने दिया है। अब हम अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अच्छा, अगला प्रश्न भी यही है, अधोरेखित संज्ञा का प्रकार पहचानो। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, दूध स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, और दूध शब्द के नीचे एक छोटी सी रेख खींची गई है। आपको पहचानना है कि दूध कौन सी संज्ञा है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि पदार्थ जो होता है, तो दूध क्या है, पदार्थ है, यानी कौन सी संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा, पर्याय क्रमांक 3। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और एक प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय भाववाचक संज्ञा नहीं है, पहचानो। हमारे सामने 4 शब्द दिए गए हैं, मधुरता, मित्रता, होशियारी और श्रीमान। अब हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हम देखते हैं, मधुरता यह एक भाव है, मित्रता भाव है, होशियारी गुण है, श्रीमान जो पर्याय क्रमांक 4 है, श्रीमान
ये विशेषण है, यह संज्ञा नहीं है। तो पर्याय क्रमांक 4 हम चेक करते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब है ये पर्याय क्रमांक 4। तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द भेद में से विकारी शब्द यानी संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए हैं। यहाँ पर हम विराम लेते हैं और संज्ञा भेद से संबंधित अन्य हम प्रश्नों को हल करेंगे अगले वीडियो में। तो हम मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।